दोस्तों, ये कोरिया का सबसे बदनाम हाई स्कूल है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की रैंकिंग तक लड़ाई के दम पर तय हो सकती है। स्कूल में ज्यादातर बच्चे वायलेंस को ही ताकत मानते हैं, लेकिन इतने खराब माहौल के बावजूद गेमिन का सपना बिल्कुल अलग था। वो किसी तरह एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता था। बचपन से ही उसे लगता था कि अगर वो अच्छी पढ़ाई कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसी सोच के साथ उसने बिना किसी के कहने पर अलग अलग ट्यूटरिंग क्लासेस ज्वाइन करनी शुरू कर दी। बहुत मेहनत करने के बाद उसकी रैंकिंग में थोड़ा सुधार आया और वो नीचे से तीसरे नंबर पर पहुंच गया। लेकिन गेमिन इससे निराश नहीं हुआ। मिडिल स्कूल में जाने के बाद उसने एक प्राइवेट ट्यूटर भी रख लिया। फिर भी उसकी रैंकिंग वहीं की वहीं रही, यानी नीचे से तीसरे नंबर पर। गेमिन को लगा कि शायद वो खुद ही पूरी मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए उसने हर जगह पढ़ना शुरू कर दिया, बस में, घर पर और यहाँ तक कि रेस्ट रूम में भी। आखिर उसकी मेहनत से रैंकिंग नीचे से दूसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी जब उसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। तभी एक दिन उसने कुछ क्लासमेट्स को टेक्निकल हाई स्कूल और स्पेशल एडमिशन के जरिए कॉलेज जाने की बात करते सुना। ये सुनते ही गेमिन के अंदर फिर से पढ़ाई करने की इच्छा जाग गई। उसने बिना देर किए टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे जल्दी समझ आ गया कि चीजें उसके सोचे जैसी नहीं है। गेमिन को लगा था कि अगर वो किसी से उलझे बिना चुपचाप पढ़ता रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी ग्रेड्स फिर भी नीचे से दूसरे नंबर पर ही रहीं। उसे लगा कि शायद यहाँ के टफ दिखने वाले स्टूडेंट्स भी घर जाकर खूब पढ़ते होंगे। इसलिए उसने एक आखिरी तरीका आजमाने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक स्टडी ग्रुप बनाया जाए। उसकी माँ की एक फ्रेंड ने बताया था कि स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसके बेटे की रैंकिंग 10 प्लेसेस ऊपर चली गई थी। ये सुनकर गेमिन ने कई स्टडी ग्रुप्स में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसकी पढ़ाई बाकी बच्चों से बहुत पीछे थी। कुछ लड़कों ने तो उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया कि स्टडी ग्रुप में शामिल होने से अच्छा है वो अगली जिंदगी में फिर से पैदा हो जाए। ये सुनकर गेमिन ने उसी वक्त ठान लिया कि अब वो अपना खुद का स्टडी ग्रुप बनाएगा। इसके लिए उसने स्कूल के उन स्टूडेंट्स में सबसे समझदार दिखने वाले लड़के को ढूंढना शुरू किया जो पढ़ाई से दूर रहते थे। तभी उसकी नजर सियोन पर पड़ी। गेमिन ने उसे अपने साथ पढ़ने के लिए बुलाया ही था कि एक लड़का सामने आकर सियोन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। सियोन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पास खड़े एक लड़के ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ठीक से फाइट नहीं की तो वो उसे डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देगा। ये डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट स्कूल का एक ऑफिशियल गैंग था जिसका काम आम ट्रबल मेकर्स को दबाना था और इसके लिए वो वायलेंस का खुलकर इस्तेमाल करते थे। मजबूरी में सियोन को लड़ना पड़ा, लेकिन वो सामने वाले से कमजोर था और फाइट हार गया। उसी दिन स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम एम ली था। गेमिन उसे देखते ही पहचान जाता है। वो वही प्राइवेट ट्यूटर थी जो मिडिल स्कूल में उसे पढ़ाती थी। एम ली हमेशा गेमिन की मेहनत को समझती थी और उसे भरोसा था कि एक दिन वो अपनी खराब ग्रेड्स को जरूर बदल देगा। लेकिन जैसे ही एम ली क्लास में अटेंडेंस लेने लगती है, पूरी क्लास उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तभी एक लड़का तो जानबूझकर फाट तक कर देता है। ये देखकर क्लास का बुली लीडर हायन वू गुस्से में उठता है। वो ब्लैक बोर्ड पर कॉफी फेंक देता है और उस लड़के को सजा देता है। क्लास खत्म होने के बाद गेमिन एम ली से मिलने जाता है। दोनों पुरानी बातें याद करते हैं। एम ली उससे प्यार से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। गेमिन खुशी खुशी अपने स्टडी ग्रुप का पूरा प्लान बताता है और कहता है कि उसने एक लड़का भी चुन लिया है जिसे वो अपने साथ जोड़ना चाहता है। इसके बाद गेमिन लगातार सियोन के पीछे लगा रहता है। वो उसे समझाता रहता है और खुद से बातें करते हुए भी उसके आसपास घूमता रहता है। आखिर सियोन उसकी बातें सुन सुनकर परेशान हो जाता है और उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गेमिन को एक ही बात बार बार समझाता है, लेकिन गेमिन को फिर भी कुछ समझ नहीं आता। वो हर बात की बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाता है, मगर उसके नोट्स भी किसी काम नहीं आते। साफ था कि गेमिन के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं था। फिर भी सियोन उसके स्टडी ग्रुप में आने के लिए तैयार नहीं होता। वो गेमिन को समझाता है कि पनूल कभी उसे इसकी इजाजत नहीं देगा। पनूल का पिता एक बेहद खतरनाक गैंग लीडर था और उसकी बदनामी पूरे इलाके में थी। पनूल खुद भी स्कूल का नंबर 1 लड़का था, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि अपनी फाइटिंग पावर के कारण। पनूल ने एक रैंकिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स अपनी ताकत की रैंकिंग को लेकर ऑब्सेस्ड रहते थे। लेकिन गेमिन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाकर सियोन को कॉलेज के लिए साथ पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सियोन गुस्से में उसकी रिपोर्ट कार्ड फाड़ देता है और उसे परेशान करना बंद करने की वार्निंग देता है। कुछ समय बाद रेस्ट रूम में सियोन को लगा कि गेमिन अभी भी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में जोर से उसे गाली देने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है, सामने हियान वू खड़ा होता है। सियोन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांगता है, लेकिन हियान वू उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो कॉम्पेंसेशन के नाम पर 2 लाख वॉन मांगता है। सियोन घबरा जाता है, लेकिन पैसे देने के बजाय उसे बुरी तरह पीटा जाता है। तभी अचानक गेमिन मास्क पहनकर और हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वहां पहुंच जाता है। वो सही समय पर बीच में आता है और सियोन को बचा लेता है, लेकिन सियोन उसे धन्यवाद देने के बजाय उल्टा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर गेमिन उसे यहाँ से बचाकर ले गया तो बाद में उसे
उसे और भी ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। सियोन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हयान वू के सामने आ जाता है। हयान वू उसे दोबारा पीटता है, फिर भी सियोन एक शब्द नहीं बोलता और ये नहीं बताता कि थोड़ी देर पहले मास्क पहने हुए गेमिन ने उसे बचाया था। तभी गेमिन दोबारा सामने आता है। वो हयान वू की स्टिक तोड़ देता है और उसे जोरदार तरीके से गिराकर बेहोश कर देता है। गेमिन हमेशा से मानता था कि अगर बॉडी हेल्थी रहेगी तो पढ़ाई भी बेहतर होगी, इसीलिए वो 3rd ग्रेड से ही रोज एक्सरसाइज करता आ रहा था। उसके अंकल की एक मार्शल आर्ट्स स्कूल थी और वो चाहता था कि गमीन आगे चलकर उसे संभाले, लेकिन गेमिन का सपना मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ना था। उधर सियोन मार खाकर थका हुआ घर पहुंचता है। उसका अल्कोहलिक पिता उसे ग्रेजुएशन के बाद वेल्डिंग सीखने के लिए कहता है। वो साफ कहता है कि कॉलेज में पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। उसके हिसाब से इंसान के पास कोई स्किल होनी चाहिए, तभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं। सियोन चुपचाप घर से निकल जाता है। वो हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट रहा था, लेकिन पिता की बात मानकर उसने एक अच्छे हाई स्कूल का मौका छोड़ दिया और टेक्निकल स्कूल में आ गया था। उसके कॉलेज जाने के सपने को गेमिन के अलावा कोई समझता ही नहीं था। इसीलिए सियोन अपनी पुरानी मिस्टेक नोटबुक निकालता है और उसे चुपचाप गेमिन की डेस्क में रख देता है। गेमिन जैसे ही उसे धन्यवाद देने वाला होता है, तभी एक बेंच आकर उसे लगती है। पता चलता है कि हयान वू को मालूम हो चुका है कि मास्क पहनकर सियोन को बचाने वाला गेमिन ही था। हयान वू नोटबुक उठाता है और उसे आग लगा देता है। गेमिन अपनी नोटबुक बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। हयान वू लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन गेमिन उसके वार से बचता रहता है। इसी दौरान वो हयान वू को जोरदार टक्कर देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन नोटबुक पूरी तरह जल चुकी होती है। गेमिन उसे देखकर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और हयान वू से फाइट करने का फैसला करता है। कुछ ही राउंड्स के बाद हयान वू जमीन पर गिर जाता है और उसके पास दोबारा उठने की ताकत नहीं बचती। गुस्से और डेस्परेशन में हयान वू जलता हुआ बैकपैक गेमिन की तरफ फेंक देता है, लेकिन गेमिन बिना घबराए उसे पैर से वापस हयान वू की तरफ किक कर देता है। पूरे स्कूल के लिए यह किसी शौक से कम नहीं था। जो लड़का रैंकिंग में 220वें नंबर पर था, उसने टॉप 10 फाइटर को हरा दिया था, लेकिन गेमिन को अपनी जीत की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ चाहता था कि हयान वू होश में आए और सियोन से अपने किए की माफी मांगे। जब सियोन गेमिन का जला हुआ हाथ देखता है तो वो गुस्से में अपनी पुरानी नोटबुक उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन उसी पल वो गेमिन की मेहनत और उसके लिए किए गए रिस्क को समझ जाता है। इसके बाद सियोन आखिरकार गेमिन के स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एमली तेजी से वहां पहुंचती है और जलते हुए बैकपैक की आग बुझा देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। उसी समय स्कूल की जांच करने आया इंस्पेक्टर पूरी फाइट और आग लगाने वाली घटना अपनी आंखों से देख चुका था। वाइस प्रिंसिपल तुरंत गेमिन को ही दोषी ठहराता है और उसे स्कूल से निकालने का फैसला कर लेता है, लेकिन एमली चुप नहीं रहती। वो साफ कहती है कि असली गलती स्कूल की है। गेमिन ने पहले किसी को परेशान नहीं किया था, बल्कि उसे ही बुली करके मारा गया था। वो इंस्पेक्टर के सामने खुलकर कहती है कि इस हाई स्कूल में बच्चों को खुद को बचाने के लिए भी वायलेंस का सहारा लेना पड़ता है। इंस्पेक्टर एमली को पहचान लेता है। पिछले साल टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, लेकिन उसने सर्टिफिकेशन रजिस्टर ही नहीं कराया था, जिसकी वजह से उसका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गया था। अब इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि वो स्कूल की इस बड़ी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेगी। एमली कुछ देर सोचती है और तभी उसे गेमिन का स्टडी ग्रुप वाला आइडिया याद आता है। वो इंस्पेक्टर के सामने स्टडी ग्रुप शुरू करने की बात रख देती है। इंस्पेक्टर को यह आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है। वाइस प्रिंसिपल भी मजबूरी में मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। स्टडी ग्रुप को ऑफिशियल क्लब बनने के लिए 2 हफ्तों के अंदर कम से कम 5 मेंबर्स जोड़ने होंगे। अब गेमिन और सियोन मिलकर स्टडी ग्रुप के रिक्रूटमेंट नोटिस लगाते हैं, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं और कोई भी ज्वाइन करने नहीं आता। इसी बीच पूरे स्कूल में गेमिन को लेकर अजीब अजीब रूमर्स फैलने लगते हैं। लोग उसे आग उगलने वाला मॉन्स्टर तक कहने लगते हैं। तभी कॉम्बैट पावर में तीसरे नंबर पर रहने वाला एक लड़का इन रूमर्स पर भरोसा नहीं करता। वो दूसरों की वार्निंग को इग्नोर करके खुद गेमिन को चैलेंज करने पहुंच जाता है, लेकिन गेमिन को लगता है कि शायद वो स्टडी ग्रुप में आने वाला है, इसलिए वो खुशी से उसका स्वागत करता है और एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए पीछे मुड़ जाता है। लड़का इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन गेमिन का पूरा ध्यान सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने पर होता है। वो सामने से आने वाले हर पंच को ऐसे डॉज करता है जैसे उसे पता ही हो कि अटैक कहां से आएगा। तभी उसके हाथ में मौजूद फॉर्म गलती से कुचल जाता है। गेमिन परेशान होकर दूसरा फॉर्म लेने चला जाता है। उसी दौरान वो लड़का लॉकर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो खुद उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। गेमिन को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। दूसरी तरफ बाहर खड़े सियोन और बाकी स्टूडेंट्स ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अब स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि गेमिन कोई बहुत बड़ा फाइटर है जो किसी को भी आसानी से हरा सकता है। उसके बारे में रूमर्स और भी तेजी से फैलते हैं। गेमिन को खुद पता भी नहीं चलता और वो स्कूल में एक नई लेजेंड बन जाता है। खासकर उससे नीचे रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स उससे इतना डरने लगते हैं कि उसकी तरफ देखने से भी बचते हैं। लेकिन गेमिन का मकसद किसी को डराना नहीं था। वो तो ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढ रहा था जिन्हें सच में
में पढ़ने में इंटरेस्ट हो। वो सोचता था कि शायद आंखों में देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलता। एक दिन सियोन से इसी बात की शिकायत करते हुए गैमिन की नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ती है जो उसकी तरफ चला आ रहा था। सियोन बताता है कि वो उसका मिडिल स्कूल का दोस्त जियान याप है जो बाद में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया था। गमिन तुरंत उसके पास जाता है और दिल से उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन जियान याप उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि सिर्फ स्टडी ग्रुप बनाने के चक्कर में आसपास के लड़कों को चोट लगती रहे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय लगातार निकल रहा था, इसलिए सियोन गेमिन को सलाह देता है कि पढ़ाई छोड़कर स्पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। गेमिन जानता था कि उसके अंदर एथलेटिक टैलेंट है, लेकिन उसका दिल फिर भी पढ़ाई में ही लगता था। इसी बीच एमली दोनों की मदद करने के लिए कई तरह के स्टडी सप्लाईज खरीदती है और उन्हें खाना भी खिलाती है। लेकिन जब वो घर वापस पहुंचती है तो उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। अंदर हैन वू बुरी तरह घायल हालत में मौजूद था। इससे पहले पनोल ने गामिन से हारने की सजा के तौर पर उसे बहुत मारा था। अब उसे आदेश दिया गया था कि किसी भी तरह एमली की नौकरी चली जानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी जान ले ली जाएगी। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर एक लड़का अंदर घुसता है, सबको गिराता है और एमली को लेकर एलिवेटर की तरफ भाग जाता है। एलिवेटर में पहुंचकर वो अपना हैट उतारता है। ये जियान याप था। दोनों पार्किंग लॉट तक पहुंचते हैं। एमली पुलिस को कॉल करने के लिए जियान याप का फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक थग उसका फोन छीन लेता है। एमली खुद फाइट रोकने की कोशिश करती है क्योंकि सामने वाले लोग एक टीचर पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे थे। जियान याप अकेले कई लोगों से लड़ता है। कुछ समय तक वो उन्हें रोकता भी है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के कारण आखिर में वो खुद बुरी तरह पिट जाता है। यान वू उसे पहचान लेता है और बताता है कि यही वो लड़का है जिसका नाम मिडिल स्कूल के एक रैंडम मर्डर केस में आया था। इसके बाद वो अपने लोगों को यान याप को और मारने का आदेश देता है। यान वू जैसे ही एमली पर हमला करने वाला होता है तभी गेमिन वहां पहुंच जाता है। वो अपना चश्मा उतारता है और अकेले ही उन लोगों से भिड़ जाता है। गेमिन उनके हाथों से स्टिक्स और चेन्स छीन लेता है और उन्हें ननचक्स की तरह इस्तेमाल करके एक एक करके सबको नीचे गिरा देता है। जान याप उससे उस पुराने मर्डर केस के बारे में पूछना चाहता है। उसे लगता है कि शायद उस केस का कनेक्शन उसकी माँ की मौत से भी है, लेकिन गमीन समझ जाता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो सिचुएशन और खराब हो सकती है, इसलिए वो जियान याप को रोक देता है। इसी बीच हायन वू को भागने का मौका मिल जाता है। उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन पेट में लगी चोट का दर्द उसे रोक देता है। जाने से पहले याप एमली को वार्निंग देता है कि उसे ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि बुरे लोगों को हमेशा सही सजा मिलती है। वो गामिन को भी स्टडी ग्रुप बनाने से दूर रहने की सलाह देता है। बाद में एमली गमिन को ब्रूस ली की वो लेजेंड वाली किताब वापस करती है। गमिन वो किताब लेने आया था क्योंकि वो उसे पहले एमली के पास छोड़ गया था। एमली अभी सोच ही रही होती है कि पुलिस को कॉल करे या नहीं, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। बाहर वही थग खड़ा होता है जो पहले उनके खिलाफ आया था, लेकिन इस बार वो घुटनों के बल बैठकर एमली से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है। वो बताता है कि उन्हें पैनल ने भेजा था और अगर उन्होंने उसका आदेश नहीं माना तो पैनल उन्हें मार देगा। एमली को उसकी हालत देखकर थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है कि अगर वो उसके सवालों के सही जवाब देगा तो वो उसे जाने देगी। अगले दिन गेमिन के पास एक मैसेज आता है, कोई स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था। गमिन ये सुनते ही खुशी से उस स्टूडेंट की क्लासरूम में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर झांकता है तुरंत पीछे हट जाता है। पूरी क्लासरूम में सिर्फ लड़कियां थीं और उसे समझ ही नहीं आता कि जीवू कौन है। तभी कर्ली हेयर्ड लड़की जीवू का नाम पुकारती है। सियोन जैसे ही उसे देखता है वो गामिन से तुरंत वहां से जाने को कहता है क्योंकि जीवू यान वू की ट्विन सिस्टर थी। इसी बीच क्लासरूम में अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। कुछ लड़कियां जीवू और उसकी फ्रेंड ही वॉन को बुली कर रही थी। कर्ली हेयर्ड लड़की उनके स्टडी स्केड्यूल का मजाक उड़ाती है, फिर वो उसे पैर से कुचल देती है और उस पर च्यूइंग गम भी चिपका देती है। गैमिन तुरंत वो गम पकड़ लेता है और उल्टा उनके स्टडी स्केड्यूल की तारीफ करने लगता है। तभी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट का यूजीन अंदर आता है। वो दावा करता है कि जीवू उसकी गर्लफ्रेंड है और दूसरे लड़कों से बात करने के लिए उसे पनिशमेंट देने की धमकी देता है। ये सुनकर गैमिन उसके चेहरे पर वही गम फेंक देता है। बात बढ़ने ही वाली होती है कि टीचर वहां पहुंचकर दोनों को रोक देती है, लेकिन गैमिन समझ जाता है कि डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट से दुश्मनी लेना स्टडी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तभी ही वन वहां आती है और पूरी बात बताती है। वो मानती है कि जीवू के नाम से एप्लीकेशन उसी ने भेजी थी। उसका मकसद था कि स्टडी ग्रुप के लोग जीवू को बुलिंग से बचा सकें। ही वन एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी। स्कूल आने के बाद उसने गलती से कर्ली हेयर्ड लड़की को नाराज कर दिया था और तभी से वो उसका टारगेट बन गई थी। जीवू ने ही वॉन का साथ दिया, इसलिए अब कर्ली हेयर्ड लड़की जीवू से भी नफरत करने लगी थी। इसके अलावा ह्यान वू के साथ काम करते समय उसे एक बहुत जरूरी चीज खो गई थी। यूजिन ने उसे पैसे उधार देने की बात कही, लेकिन इसके बदले उसने ह्यान वू को एक कन्वीनियंस स्टोर से चोरी करने के लिए मजबूर किया और सबसे बड़ी बात, वो पूरी घटना सीक्रेटली रिकॉर्ड भी कर रहा था।
इसके बाद यू जिन उसी वीडियो को दिखाकर जीवू को धमकाने लगता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ ही वन का परिवार उसका स्कूल बदलने वाला था, इसलिए वो गेमिन और सियोन से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह वो वीडियो डिलीट करवा दे। सियोन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वीडियो डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट के ऑफिस में रखा हुआ था, लेकिन ये सब सुनकर भी गेमिन पीछे नहीं हटता। वो चुपचाप डिसिप्लिनरी ऑफिस के अंदर एक लॉकर में छिप जाता है और वहां होने वाली बातें सुनता रहता है। तभी उसे पता चलता है कि उस रात हायान वू से चोरी करवाने वाला असल में यूजिन ही था। उसने पहले हायान वू को चोरी के पैसे दिए थे, फिर वही पैसे उससे वापस लेकर पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। अब उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके वो हायान वू को अपने कंट्रोल में रख रहा था और इस पूरे प्लान के पीछे असली मास्टरमाइंड पीहन था। इसी बीच एमली पीहन को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसकी सारी करतूतों का पता लगा लेती है, लेकिन पीहन कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करता। उल्टा वो कहता है कि एमली अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग टीचर है जिससे वो मिला है। दूसरी तरफ गेमिन अब खुद एक्शन लेने का फैसला करता है। उसे कंप्यूटर में लगा हुआ यूएसबी दिखाई देता है। वो जानबूझकर यूजिन को अपने पैर पकड़ने देता है और धीरे धीरे कंप्यूटर की तरफ खिसकता रहता है। मौका मिलते ही वो यूएसबी निकाल लेता है। गेमिन तुरंत खड़ा होता है और यूजिन को एक साफ पंच मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी 3 और लड़के वहां पहुंच जाते हैं। अब गेमिन अकेला था और सामने 4 लोग थे। वो पकड़ा जाता है और नीचे दबा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद यूएसबी उसके हाथ से नहीं छूटता। यूजिन बहुत चालाकी से सोचता है कि अगर वो वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देगा तो हायान वू की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी दौरान बाहर सियोन और जीवू गेमिन को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। जीवू वहां से गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेती है और खुद भी उनके साथ जुड़ने का फैसला करती है। तभी गेमिन अचानक दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। उसके हाथ में कंप्यूटर था, लेकिन भागते समय कोई उसे पैर अड़ाकर गिरा देता है। कंप्यूटर फिसलकर सीधे सियोन के पैरों के पास पहुंच जाता है। गेमिन पीछे आ रहे लड़कों को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि सियोन कंप्यूटर लेकर छत की तरफ भागता है। यूजिन लगातार उसे कंप्यूटर देने के लिए दबाव डालता है। जब सियोन नीचे देखता है और उसे कोई नजर नहीं आता तो वो कंप्यूटर को छत से नीचे फेंक देता है। यूजिन गुस्से में सियोन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जीवू वहां पहुंच जाती है। वो बिना ज्यादा परेशानी के यूजिन को हरा देती है। इसके बाद एक टीचर गेमिन को वहां से लेकर चली जाती है। इसी दौरान यूएसबी जमीन पर गिर जाता है। ही वन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे उठाने वाली होती है, लेकिन कर्ली हेयर्ड लड़की उससे पहले यूएसबी छीन लेती है। वो कहती है कि इसे यूजिन को वापस दे देगी, लेकिन इस बार शांत रहने वाली ही वन चुप नहीं रहती। वो गुस्से में उस लड़की पर झपटती है और यूएसबी वापस छीन लेती है। जीवू उसकी हिम्मत देखकर उसकी तारीफ करती है और उसे उठने में मदद करती है। तभी हियनवू वहां पहुंच जाता है। इससे पहले पी हान ने उसे असली बात बता दी थी और उसके हाथ में एक नाइफ भी दे दिया था। उसका मकसद था कि वो मौका मिलते ही यूजिन को मार दे। हालात बिगड़ते देख एमली बीच में आ जाती है और नाइफ का वार अपने शरीर पर ले लेती है। एमली ने पहले ही हायान वू के बारे में पता कर लिया था। उसे मालूम था कि हायान वू अपने परिवार के साथ रहते हुए अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए काम भी करता है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। एमली उसे शांत करती है और भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करेगी। गैमिन बिना समय गंवाए एमली को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अच्छी बात ये होती है कि उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। जी वू अपने भाई हियान वू की तरफ से एमली से माफी मांगती है। एमली इसी मौके का फायदा उठाकर जी वू से स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। वहीं ही वन भी स्कूल बदलने का फैसला छोड़ देती है। अब वो भी स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी। जीवू के साथ मिलकर पढ़ाई करने का आइडिया उसे अच्छा लगता है। दोनों के बीच की ये दोस्ती देखकर जीवू भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर हायान वू को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। पी हन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ज्यादा समय तक वो जेल में नहीं रहता और अगले ही दिन बाहर आ जाता है। अगली सुबह स्कूल के नीचे से कोई जोर जोर से गैमिन को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट की हार की खबर पहले ही पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। अब नई अफवाह चलने लगती है कि गैमिन पूरे स्कूल पर राज करना चाहता है। उसे चैलेंज करने वाला 11 ग्रेड का सबसे ताकतवर फाइटर कैंग था। गैमिन पहले उसे इग्नोर करता है, लेकिन तभी उसकी नजर ली जुन की स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन पर पड़ती है, जिसे कोई फाड़ रहा था। ये देखते ही गैमिन वहां से जंप करता है और कैंग को एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। अब कहानी ली जून की तरफ जाती है। उसे बचपन से ही लड़ाई करने का शौक था, लेकिन हर बार वो हार जाता था। उसे लगता था कि उसका शरीर कमजोर है, इसलिए वो अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सर्दियों में भी वो हाफ स्लीव्स पहनकर दौड़ता और अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी फाइट्स में हारता रहता। उसे लगा कि शायद वो मेहनत कम कर रहा है, इसलिए उसने ट्रेनिंग और बढ़ा दी। वो क्लास में और बस में भी एक्सरसाइज करने लगा, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं बदला। एक दिन उसने किसी को कहते सुना कि अगर उसे सच में स्ट्रांग बनना है तो उसे टेक्निकल हाई स्कूल में जाना चाहिए। ये सुनकर ली जुन को उम्मीद नजर आई और उसने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहां उसने अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स सीखी और देखते ही देखते
देखते उसकी रैंकिंग 173 से बढ़कर 17वें नंबर तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद उसकी रैंकिंग आगे बढ़ना बंद हो गई। चाहे वो कितनी भी मेहनत करता, उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब उसने गैमिन और हायन वू की फाइट देखी तो उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने की इच्छा हुई, लेकिन गैमिन ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ली जून का पूरा फोकस अभी भी फाइटिंग रैंकिंग बढ़ाने पर है। ली जून फिर कहता है कि वो अब अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगाएगा और साबित करेगा कि वो सीरियस है। गैमिन उसकी बात पर भरोसा करने के बजाय उसे एक टेस्ट दे देता है और कहता है कि वापस आने तक इसे पूरा करके रखना। ली जून पूरी मेहनत से टेस्ट करने बैठ जाता है, लेकिन तभी एक टैटू वाला आदमी अचानक अंदर घुसता है। वो बुक को पलट कर देखता है और ली जून को गैमिन समझ लेता है। फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और बोलता है कि उसके लिए एक और टेस्ट है। वो दोनों एक सुनसान वेयर हाउस में पहुंचते हैं। वहाँ वो आदमी बताता है कि वो YB फैमिली के लिए स्काउटर का काम करता है और नए बैकअप फाइटर्स ढूंढ रहा है। हर स्कूल से सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अगर ली जून 3 फाइटर्स को हरा देता है और वहाँ खड़ी कार के बॉनेट पर रखी चाबी उठा लेता है तो उसे YB फैमिली का बैकअप फाइटर बना दिया जाएगा और वो कार भी उसकी हो जाएगी। इधर स्कूल में सबको लगता है कि ली जुन कहीं भाग गया है, लेकिन गमिन जब उसका टेस्ट पेपर देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुछ ही देर बाद जियान यप वहाँ पहुँचता है और तब उन्हें पता चलता है कि ली जुन को गैंग के लोग उठाकर ले गए हैं। उधर स्काउटर को भी जल्द पता चल जाता है कि ली जुन गेमिन नहीं है। अब वो उसे गलत पहचान के लिए सजा देने वाला होता है। तभी गेमिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो हाथ में ली जून का टेस्ट पेपर उठाकर बताता है कि ली जून ने टेस्ट पास कर लिया है। ली जून को बुरी हालत में देखकर सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले जी वू हमला करती है और उसके तुरंत बाद जियान याप भी फाइट में कूद जाता है। गेमिन आसपास पड़े सामान का इस्तेमाल करता है और नाइफ लेकर खड़े एक आदमी को उसकी चाल के खिलाफ हराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सीधे स्काउटर पर हमला करता है, लेकिन स्काउटर उसे आसानी से रोक देता है। गामिन, जी वू और जियान याप तीनों मिलकर उस आदमी से भिड़ते हैं। फिर भी सामने वाला इतना स्ट्रांग था कि तीनों को बुरी तरह पीट देता है। गामिन किसी तरह जमीन से उठता है। अब वो डेंजरस टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिसे उसके अंकल ने उसे इस्तेमाल करने से सख्त मना किया था। गामिन एक तरफा लगातार अटैक्स करने लगता है। उसके हमले इतने जोरदार होते हैं कि सामने की दीवार तक टूट जाती है। तभी अचानक एक कार तेजी से वहां आती है। ली जून बिना सोचे तुरंत उठता है और गामिन को धक्का देकर पीछे कर देता है। गामिन भी समय रहते खतरा समझ जाता है और खुद को बचा लेता है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है। वो गेमिन को YB फैमिली ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन गेमिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है और कॉलेज जाना है। इसके बाद हैट वाला आदमी जन याप का मजाक उड़ाता है। वो पूछता है कि क्या जन याप उनके स्कूल में किसी की मौत पर कंडोलेंसेस देने आया है या फिर उसकी विल में ऐसा लिखा था। ये सुनते ही जियान याप का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और स्काउटर के साथ उसके सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। जाने से पहले डिटेक्टिव गेमिन को अपना बिजनेस कार्ड देता है और गैंगस्टर्स को पकड़वाने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद कहता है। वापस बेस पर पहुंचने के बाद हैट वाला आदमी गेमिन की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और मानता है कि उसने काफी अच्छा काम किया। यहाँ तक कि पी हान भी पहली बार उसे 4 स्टार रेटिंग देता है। इस खतरनाक सफर में पांचों ने एक दूसरे का साथ दिया था। अब उनके बीच भरोसा भी बन चुका था, इसलिए आखिर में पांचों मिलकर अपना स्टडी ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप के मेंबर्स को और मोटिवेट करने के लिए एमली उन्हें एक दूसरे स्कूल के स्टडी ग्रुप से मिलने ले जाने का फैसला करती है। चारों लड़के अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोल की सड़कों से गुजरते हुए वहां पहुंचते हैं। एमली की रिकमेंडेशन पर वो लोग टॉप रैंक्ड स्कूल मनेल हाई जाते हैं, लेकिन गेमिन गलती से उसके पास वाले एक बदनाम स्कूल मनिक हाई में घुस जाता है। इधर बाकी लोग टॉप स्टूडेंट्स के साथ मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए ली जून माहौल हल्का करने के लिए एक गेम खेलने का आइडिया देता है, लेकिन वहां की एक लड़की बहुत एटीट्यूड दिखाती है और उनसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। जीवू को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता और दोनों के बीच बहस होने वाली होती है। तभी एक लड़का समझाता है कि वो लड़की इतनी अग्रेसिव इसलिए रहती है क्योंकि मनिक हाई के बदमाश लड़के उन्हें हमेशा परेशान करते हैं। उधर टॉप स्टूडेंट्स में से एक लड़का भी परेशानी में था। कुछ बदमाश उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, यहाँ तक कि अगर उसके पेरेंट्स पुलिस को बुलाते तो भी उन्हें बदला लेने का डर था। इन्हीं सब के बीच गेमिन अनजाने में मनिक हाई की बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही कई बुलीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन गेमिन उसे पंच मारकर दूर कर देता है। अंदर मौजूद एक लड़का शोर सुनकर
सुनकर समझता है कि शायद गेमिन की पिटाई हो रही है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसके सारे दोस्त जमीन पर पड़े थे और गैमिन बिल्कुल आराम से खड़ा था। तभी वो लड़का जो अपनी माँ से पैसे लेने की तलाश में था, गैमिन को अंदर आते देखता है। उसी समय सियोन का फोन आता है और वो गैमिन से मैनिक हाई के उस लड़के को बचाने के लिए कहता है। वो लड़का तुरंत खड़ा होता है और गैमिन से कहता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी मैनिक हाई का सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़का वहां पहुंच जाता है। गैमिन बिना घबराए अपनी ग्लासेस उतारता है और पूरी ताकत से उसके सामने खड़ा हो जाता है। कुछ ही पल में वो उस ताकतवर लड़के को भी जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद गैमिन उस लड़के को अपने साथ मनल हाई वापस ले आता है। वहां दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स आपस में स्टडी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मीटिंग अच्छी तरह पूरी हो जाती है। जाने से पहले मनल हाई के टॉप स्टूडेंट्स गैमिन और उसके दोस्तों से दिल से माफी मांगते हैं। तभी वो लड़का गैमिन को एक तरफ बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे वो याद है। दोनों मिडिल स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस समय गैमिन ने उससे स्टडी ग्रुप में शामिल होने की बात की थी, लेकिन उसने गैमिन का मजाक उड़ाया था। अब उसे अपनी उस पुरानी गलती का एहसास था। वो गैमिन से माफी मांगता है और कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि गैमिन एक दिन पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नंबर 1 बन सकता है। वापस स्कूल आने के बाद स्टडी ग्रुप को आखिरकार अपना खुद का एक्टिविटी रूम मिल जाता है। हालांकि रूम की हालत काफी खराब थी, लेकिन गैमिन फिर भी पॉजिटिव रहता है और उसे ठीक करने का पूरा लेआउट तैयार करने लगता है। सभी मिलकर क्लासरूम की सफाई शुरू करते हैं। काफी मेहनत के बाद वो जगह साफ सुथरी और रहने लायक दिखने लगती है। तभी ग्रेड्स में नंबर 1 आने वाला किम वहां पहुंचता है। वो स्टडी ग्रुप के लोगों को चिढ़ाते हुए उन्हें ब्रेनलेस फूल्स कहता है। गैमिन गुस्सा तो होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो फैसला करता है कि किम को लड़ाई से नहीं बल्कि अच्छे ग्रेड से हराएगा। एमली को गैमिन की ये सोच पसंद आती है, लेकिन वो उसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट न होने की वार्निंग देती है। इसके बाद वो सभी मेंबर्स की रैंकिंग्स चेक करती है। सियोन को छोड़कर जो सेकंड रैंक पर था, बाकी सबकी रैंकिंग लोअर मिडिल रेंज में थी। एमली उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि अगर वो उसकी बताई हुई बातों पर ठीक से काम करेंगे तो सबके ग्रेड्स बेहतर हो सकते हैं, इसलिए किसी को भी हार मानने की जरूरत नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद ली जुन बताता है कि उसने एमली को डीन से मिलने जाते हुए देखा था। दरअसल एमली चाहती थी कि डीन के साथ डिसिप्लिनरी मीटिंग हो और पी हान को उसके की सजा मिले, लेकिन डीन को भरोसा नहीं था कि एमली ये सब कर पाएगी, इसलिए वो पहले उसकी एबिलिटी टेस्ट करना चाहता था। उसने एक कंडीशन रखी, अगर स्टडी ग्रुप का हर मेंबर अपने करंट रैंक से 10 पोजीशंस ऊपर पहुंच गया, तभी वो एमली की प्रपोजल को मानने के बारे में सोचेगा। इसका मतलब अब आने वाला मिड टर्म सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच होने वाला सामान्य एग्जाम नहीं था। इस बार हर मेंबर के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनने वाली थी। इसी बीच सियोन को अचानक एक फोन कॉल आता है और वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसके पिता उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर बुला रहे थे। सियोन थोड़ा परेशान था, तभी अचानक उसे ही वॉन की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अभी तक अपने फीलिंग्स खुलकर नहीं बता पाए थे। दोनों साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें किम और कर्ली हेयर्ड लड़की नजर आ जाती है। सियोन जिस लड़की को पसंद करता था, उसके सामने हमेशा बुली किया जाता था और वो कुछ कर भी नहीं पाता था। इस बार भी वो बस खड़ा होकर देखता रहा। जब किम ने ही वॉन को अपने साथ ले लिया, तभी गैमिन वहां पहुंचा और उसने किम को गिरा दिया। इसके बाद उसने दोनों के फोन्स भी दूर फेंक दिए। सियोन को बहुत बुरा लगा। उसे शर्म आ रही थी कि उसकी क्रश ने उसकी कमजोरी देख ली, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर पहुंचते ही उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। सियोन परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर गैमिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने दोनों की लड़ाई सुन ली थी और सियोन से कहा कि वो उसके साथ घर चले, लेकिन सियोन के अंदर का गुस्सा और शर्म उसे परेशान कर रही थी। उसने गैमिन के साथ जाने से मना कर दिया और अकेला ही आगे निकल गया। तभी रास्ते में किम ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। सियोन ने किम के हर अटैक को बचाना शुरू कर दिया और खुद भी पलटकर वार करने लगा। असल में गैमिन पास ही था और फोन पर उसे लगातार गाइड कर रहा था। पहली बार सियोन को किसी के सामने डर कर पीछे हटने के बजाय खुद फाइट बैक करने में मजा आ रहा था, लेकिन तभी गैमिन का फोन अचानक बंद हो गया। अब बिना किसी हेल्प के सियोन फिर से मुश्किल में पड़ गया। गैमिन तुरंत नीचे उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि सियोन खुद हिम्मत करके खड़ा हो चुका है। अगले ही पल सियोन ने किम को पंच मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गैमिन उसे लेकर घर पहुंचा। तब तक रात के 11 बज चुके थे। गैमिन की मॉम बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने दोस्त के शरीर पर लगी चोटें देखी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने साफ कह दिया कि गैमिन को अब ये स्कूल छोड़ना होगा। वो अपने बेटे के खराब ग्रेड्स तो सह सकती थी, लेकिन उसे एक वायलेंट लड़का बनते हुए नहीं देख सकती थी। सियोन को लगा कि उसकी मॉम गुस्से में बस ऐसा कह रही है, क्योंकि स्कूल ट्रांसफर करवाना इतना आसान नहीं था। लेकिन गैमिन जानता था कि उसकी मॉम जब कोई बात कहती है तो उसे सच में करके दिखाती है। अगले दिन सियोन की मॉम प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची और ट्रांसफर की बात करने लगी। सियोन को अब भी थोड़ी उम्मीद थी। उसे लगा कि गैमिन के खराब ग्रेड्स देखकर शायद कोई दूसरा स्कूल
स्कूल उसे एडमिशन नहीं देगा, लेकिन उसकी मॉम ने फैसला कर लिया था। उसने सोल जाकर नया स्कूल ढूंढने की बात कही। रास्ते में सभी ने उसकी मॉम को समझाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने ये भी झूठ बोल दिया कि उसके पास गेमिन का बेबी है, लेकिन उसकी मॉम ने किसी की बात नहीं मानी और कार लेकर आगे निकल गई। इसी बीच एमली भी जल्दी से वहाँ पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो अपने कार में बच्चों को लेकर गेमिन के पीछे जाने लगी। तभी अचानक कई मोटरसाइकिल्स ने रास्ता रोक लिया। उनका लीडर कॉन्ग था, जिसे कुछ समय पहले गेमिन ने हराया था। कॉन्ग जानता था कि अगर गेमिन ने स्कूल छोड़ दिया तो कॉम्बैट पावर रैंकिंग में उसका नंबर 1 स्थान बना रहेगा। तभी ली जून और जी वू कार से नीचे उतरे और उन लड़कों से भिड़ गए। दोनों ने मिलकर कई लोगों को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद ली जून ने बाकी लोगों से कहा कि वो आगे जाएं। वो खुद पीछे रुककर रास्ता रोकने लगा। एमली ने भी एक मोटरसाइकिल को गिरा दिया और अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। उधर गेमिन की मॉम एक रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रही थी। एमली भी वहां पहुंच गई। पता चलता है कि गेमिन की मॉम और एमली एक दूसरे को काफी समय से जानती थी। करीब 1 साल पहले एमली की मेंटोर एम वू की अचानक मौत हो गई थी। उस समय गेमिन की मॉम ने एमली से कहा था कि दुख में फंसकर बैठने के बजाय अपनी ताकत उन स्टूडेंट्स की मदद में लगानी चाहिए जिन्हें उसकी जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे एम वू किया करती थी। एमली ने उसकी बात मान ली थी। इसी वजह से वो इस स्कूल में आई थी, ताकि बच्चों को बुलिंग से बचा सके और उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद कर सके। अब गेमिन ने भी अपना स्टडी ग्रुप बना लिया था और उसे कई अच्छे दोस्त मिल गए थे। ये देखकर उसकी मॉम को अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कभी अपने बेटे से ज्यादा उम्मीद ही नहीं की। हो सकता है इसी वजह से गेमिन को भी लगा हो कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। वो लगभग गेमिन को रोकने का फैसला बदलने ही वाली थी कि तभी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पी हन को पता चल चुका था कि एमली ने उसके खिलाफ इम्पीचमेंट पिटीशन भेजी है, इसीलिए उसने अपने आदमियों को एमली से निपटने के लिए भेज दिया। गेमिन भी फाइट के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी उसकी मॉम ने एक हमलावर की बैट को पैर से दूर कर दिया। असल में वो कोरियन ताइक्वांडो एसोसिएशन की डायरेक्टर थी। इसके बाद उसने बच्चों के साथ मिलकर उन लोगों को हरा दिया। एमली अब पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी हैट वाला आदमी अचानक उस पर गोली चला देता है। गेमिन तुरंत गन पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो समय पर एमली को बचा नहीं पाता। गेमिन की मॉम के सिर में गोली लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं गेमिन को जियान या पूरी सच्चाई बताता है और साफ वार्निंग देता है कि उसे बदला लेने के लिए पीहन के पीछे नहीं जाना चाहिए। पीहान के पास 3 बेहद ताकतवर बॉडीगार्ड्स थे, डैनियल, संचौल और मिनोल। इन तीनों को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अपनी घायल मॉम को देखकर भी गेमिन खुद को रोक नहीं पाता। वो पीहान तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन सैनचौल उसे आसानी से जमीन पर दबा देता है। जाने से पहले पीहान अपने आदमियों से कहता है कि गेमिन को बस इतना जिंदा छोड़ना कि उसकी सांस चलती रहे, लेकिन गेमिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बाकी 2 लड़कों को भी रुकने के लिए कहा। अब उसका इरादा तीनों से एक साथ लड़ने का था। अगली फाइट में भी गेमिन को बुरी तरह हरा दिया जाता है। वो जमीन पर पड़ा था और उसकी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। तभी उसे अपने अंकल की एक बात याद आती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है कि इंसान अपना दिमाग और सांस दोनों कंट्रोल में रखे। गेमिन धीरे धीरे उठता है और अपनी धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो वही फॉरबिडन मूव इस्तेमाल करता है जिसे उसके अंकल ने उसे कभी इस्तेमाल करने से मना किया था। गेमिन पूरी ताकत से सामने वालों पर हमला करता है और लगातार फाइट करते हुए आखिर में तीनों को हरा देता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल एम ली को एजुकेशन ब्यूरो में पिटीशन भेजने के लिए डांट रहा था। वो कहता है कि स्कूल कोई गैंगस्टर ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है और उसे सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने माफी मांगनी चाहिए। एम ली बिना घबराए स्टेज पर खड़ी होती है। फिर वो साफ शब्दों में कहती है कि उनका स्कूल इस समय किसी नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं रह गया है। वो अपनी टीचर एम वू के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। उसका मकसद इस जगह को फिर से एक नॉर्मल हाई स्कूल बनाना है। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में स्टेज पर आता है और उसके हाथ से माइक्रोफोन गिरा देता है। उसी समय गेमिन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और सीधे पी हान को पंच मारता है। पी हान भी बिना डरे पलटकर हमला करता है। गेमिन उससे कहता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह एक आम इंसान है। जब उसे पंच पड़ता है तो उसे भी दर्द होता है, इसलिए उसे इतना घमंड करना बंद कर देना चाहिए। गेमिन की बातों से भड़के हैट वाले आदमी ने पीहान को सलाह दी कि अब गेमिन से निपटने के लिए संचौल को बुलाना चाहिए। पीहान तुरंत फोन करता है और अपने बॉडीगार्ड सैनचौल की बात करता है। उस समय सैनचौल हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडफादर की देखभाल कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर की इच्छा थी कि सैनचौल बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, इसीलिए सैनचौल अपने खाली समय में खूब पढ़ाई करता था। वहीं उसकी मुलाकात गेमिन से हो जाती है, जो अपनी घायल मॉम को देखने हॉस्पिटल आया था। जब सैनचौल को पता चलता है कि गेमिन पीहान से बदला क्यों लेना चाहता है तो वो उसकी फीलिंग्स समझ जाता है। गेमिन उससे पूछता है कि जब वो खुद पढ़ना चाहता है तो फिर पीहान की बात क्यों मानता है। सैनचौल जवाब देता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से अच्छी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पीहान की सेवा करने से उसे वाईबी फैमिली में सीधे जॉब मिल सकती है। तभी डैनियल का फोन आता है और वो सैनचौल को छिपने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद 2 फाइटर ट्रेनर्स वहां पहुंचते हैं। सैनचौल तुरंत उनके सामने अपना व्यवहार बदल लेता है, यहाँ तक कि वो गेमिन को धक्का देकर ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। इसके बाद दोनों ट्रेनर्स सैनचौल को अपने साथ ले जाते हैं। अगले
दिन न्यूज में बताया जाता है कि 40 साल के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस केस का सस्पेक्ट सैनचोल था। डिटेक्टिव गैमिन से पूछता है कि क्या उसने पिछली रात हॉस्पिटल में सैनचोल को देखा था। गैमिन सच बताता है कि उसने सैनचोल को वहां देखा था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कुछ गैंगस्टर्स उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। स्कूल की छुट्टी के बाद गैमिन काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि सैनचोल ने वो हत्या की होगी। इसी बात को लेकर स्टडी ग्रुप ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सियोन ने बताया कि पी हान के हाई स्कूल में आने के बाद स्टूडेंट क्राइम काफी बढ़ गया था, जबकि अडल्ट क्राइम कम हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स की उम्र कम होने के कारण उन्हें अडल्ट्स की तुलना में हल्की सजा मिलती थी और कुछ साल बाद उन्हें पैरोल भी मिल सकता था। बदले में वो गैंग के लिए काम करते थे और जेल से बाहर आने के बाद वाईबी फैमिली का हिस्सा बन जाते थे। अब उनके सामने सिर्फ एक काम था, उन्हें ऐसा प्रूफ ढूंढना था जिससे साबित हो सके कि उस रात सैनचोल ने किसी को नहीं मारा था। घर जाते समय गैमिन की मुलाकात डेनियल से होती है। डेनियल भी साफ कहता है कि असली किलर सैनचोल नहीं है। तभी फाइटर ट्रेनर वहां पहुंच जाता है और डेनियल को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागता है। गैमिन ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वो अपना चश्मा उतारता है और एक जोरदार पंच मारकर ट्रेनर को गिरा देता है। इसके बाद डेनियल बताता है कि उसने गैंग के एक बड़े आदमी को खून से सना नाइफ साफ करते हुए देखा था। गैंग के अंदर ये बात लगभग सभी जानते थे कि असली हत्या बड़े अधिकारी करते हैं, लेकिन जेल जाने की बारी बैकअप फाइटर्स की आती है। गैमिन ये बात स्टडी ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी बता देता है। जीवू को डर था कि कहीं कोई सैनचोल को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, लेकिन गैमिन को उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आता था। उसे लगता था कि सैनचोल किलर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आंखों में पढ़ाई करने और एक नॉर्मल स्टूडेंट बनने की इच्छा साफ दिखाई देती थी। बाकी तीनों ने भी गैमिन की बात पर भरोसा करने का फैसला किया। अब उनका अगला टारगेट था वो मर्डर वेपन ढूंढना जिससे सैनचोल को बचाया जा सके। इसके लिए गैमिन और उसके दोस्त कुछ बोरोड यूनिफॉर्म्स पहनकर चुपके से वाईबी फैमिली के ठिकाने में घुस जाते हैं। सियोन और हीवॉन बाहर रहकर ड्रोन से अंदर की सारी जानकारी दे रहे थे। लेकिन उसी दिन गैंग की जनरल मीटिंग भी थी और पीहान भी वहां आने वाला था। उसे सामना न हो इसलिए तीनों वहां से जल्दी निकलने लगते हैं। भागते समय गैमिन अपने दोनों दोस्तों से अलग हो जाता है और रूफटॉप पर जाकर छिप जाता है। तभी फाइटर ट्रेनर को ऊपर से आवाज सुनाई देती है और वो जांच करने के लिए वहां पहुंच जाता है। ट्रेनर के वहां से जाने के बाद गैमिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। दूसरी तरफ ली जून की पहचान भी खुल चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही रास्ता बनाएगा। वहीं जी वू सबूत ढूंढने के लिए एक ऑफिस में पहुंचती है और उसे एक ड्रॉअर के अंदर वही मर्डर वेपन मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलते समय उसे फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। वो तुरंत डेस्क के नीचे छिप जाती है। फिर भी ट्रेनर को उसके वहां होने का शक हो चुका था। उधर ली जून भी एक जबरदस्त फाइट में फंस जाता है। उसके शरीर पर कई जगह चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को हरा देता है। इसी बीच जी वू को दोनों तरफ से ट्रेनर्स घेर लेते हैं। वो कुछ कर पाती उससे पहले दोनों उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ गैमिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसके फोन पर एमिली का कॉल आता है। गैमिन जल्दी से अपनी मिस्टेक नोटबुक निकालता है, लेकिन जल्दबाजी में वो नोटबुक एक गैंग ऑफिशियल के ऊपर गिर जाती है। तभी गैमिन की नजर पड़ती है कि ट्रेनर्स बेहोश जी वू को वहां से लेकर जा रहे हैं। वो तुरंत एमिली का कॉल काट देता है और दरवाजे को लगातार किक करने लगता है। इसी समय ही वॉन का ड्रोन भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हैट वाला आदमी सामने आता है और ड्रोन को तोड़ देता है। अब तीनों से उनका पूरा कांटेक्ट खत्म हो जाता है। उधर सैनचोल खुद एक कार के सामने आकर उसे रोक देता है। ट्रेनर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तभी पता चलता है कि गैंग ने सैनचोल को एक बड़ी चाल में फंसा रखा था। उसे असली गैंग ऑफिशियल की जगह खुद पर मर्डर का आरोप लेने के लिए कहा गया था। पीहन ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो उसके लिए सबसे अच्छा लॉयर रखेगा और उसके ग्रैंडपा के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगा। इसके बाद उसने सैनचोल को लॉयर का कार्ड दिया और उसकी वर्ड बुक तक कूड़ेदान में फेंक दी। अपने ग्रैंडपा के इलाज की चिंता में सैनचोल ने गैंग के कहे मुताबिक मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन जब डिटेक्टिव ने उससे हत्या के बारे में सवाल पूछे तो उसके जवाबों में कई गलतियां थीं। डिटेक्टिव तुरंत समझ गया कि सैनचोल असली किलर नहीं है। वो सैनचोल को समझाता है कि किसी और के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। सैनचोल को अपने ग्रैंडपा और गैमिन की अच्छी बातें याद आती हैं। आखिर में वो पी हान का साथ छोड़ने का फैसला करता है। तभी उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। जीवू भी होश में आ जाती है। वो मर्डर वेपन उठाती है और फाइट में शामिल हो जाती है, लेकिन ट्रेनर इतना ताकतवर था कि सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तभी गैमिन वहां पहुंचता है। उसके हाथ में ननचक्स थे। ट्रेनर अपनी शर्ट खोलकर अपने शरीर के पुराने निशान दिखाता है और गैमिन के बेहद पास जाकर फाइट शुरू कर देता है।
कुछ ही देर में वो गेमिन को जमीन पर गिरा देता है। फिर सबको देखकर मजाक उड़ाने लगता है जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। लेकिन अगले ही पल गेमिन दोबारा खड़ा हो जाता है। उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। गेमिन ट्रेनर की ताकत का मजाक उड़ाता है। दोनों फिर से भिड़ते हैं। इस बार गेमिन अपने अंकल की मना की हुई फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो नंबर 4 वाला 1 इंच पंच लगाता है और ट्रेनर को दूर जाकर गिरा देता है। इसके बाद गेमिन सैनचोल को उठाता है और उससे कहता है कि वो वापस स्कूल आए और उनके साथ मिलकर पढ़ाई करे। सैनचोल को अभी भी भरोसा नहीं था कि वो दोबारा एक नॉर्मल स्टूडेंट की जिंदगी जी पाएगा। उधर ट्रेनर अभी भी मर्डर वेपन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जी वू तुरंत उसे पैर से दूर कर देती है। फिर वो सैनचोल से कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अब पढ़ाई पर ध्यान देना है। तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं। सियोन और ही वॉन भी पूरी तरह तैयार होकर वहां पहुंच जाते हैं। सबको एक साथ देखकर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और सभी हंस पड़ते हैं। तभी गेमिन को अपनी मिस्टेक नोटबुक याद आती है। वो तुरंत उठता है और उस गैंग ऑफिशियल के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे रोक देता है। अब डिटेक्टिव समझ चुका था कि असली किलर वही गैंग ऑफिशियल है। ऑफिशियल अचानक एक हिडन वेपन निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता गेमिन उसे नॉक आउट कर देता है। इस तरह असली गुनहगार सामने आ जाता है और बाकी बैड गाइज को भी उनके किए की सजा मिलती है। अब स्टडी ग्रुप के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उनकी जिंदगी बदलने वाला मिड टर्म एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका था। एग्जाम खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर्स आपस में चेक करने लगते हैं, लेकिन गेमिन ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसके कई आंसर्स बाकी दोस्तों से अलग हैं। उधर गेमिन की मॉम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। उसने एमिली को फोन करके पूछा कि गेमिन कहाँ है। एमिली उसे परेशान न होने के लिए कहती है। वो बताती है कि गेमिन अपने दोस्तों के साथ बाहर है और एंजॉय कर रहा है। तभी उसकी मॉम एक जरूरी बात बताती है। हर बार ग्रेड्स आने से पहले गेमिन बहुत परेशान हो जाता है। वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता और कभी कभी अपनी ताकत तक कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके दोस्तों को भी समझ आ जाता है कि गेमिन अंदर से बहुत दबाव में है, इसलिए सब बारी बारी से उससे बात करते हैं। सियोन उसे एक आसान एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि पानी तब तक स्टीम नहीं बनता जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता। उससे पहले देखने पर लगता है कि पानी में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा। ठीक इसी तरह पढ़ाई में भी होता है। इंसान जितनी मेहनत करता है उसका रिजल्ट हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर गेमिन मेहनत करता रहा तो एक दिन बड़ा बदलाव जरूर आएगा। ये बात गेमिन के दिल को छू जाती है। उसे समझ आता है कि सिर्फ तुरंत रिजल्ट न मिलने का मतलब ये नहीं कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। उसका उदास चेहरा भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तभी डेनियल का फोन आता है। वो बताता है कि सैनचोल के ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसके बावजूद सैनचोल एग्जाम देने पर अड्डा रहता है। एग्जाम खत्म होते ही वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में गैंग के कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। काफी मुश्किल के बाद जब सैनचोल हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो बुरी तरह घायल था, लेकिन अंदर पहुंचकर जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। गैमिन उसके ग्रैंडपा के पास बैठा था और उन्हें टोइक एग्जाम देने में मदद कर रहा था। ये उनके ग्रैंडपा की जिंदगी की आखिरी इच्छा थी। कुछ समय बाद स्टडी ग्रुप के सभी लोग सैनचोल के ग्रैंडपा के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। गैमिन को उनकी कही बात याद आती है। वो खुद से तय करता है कि उसे सैनचोल को पढ़ाई की खुशी जरूर महसूस करवानी है। वो सैनचोल के ग्रैंडपा से मन ही मन कहता है कि सैनचोल ने आखिरकार पढ़ाई में अपनी खुशी ढूंढ ली है। इसके बाद सैनचोल अपने ग्रैंडपा की छोड़ी हुई वर्ड बुक खोलता है। वो गैमिन का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसके ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा पूरी की और उसे पूरी तरह टूटने से बचा लिया। कुछ समय बाद मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट आता है। इस बार सियोन पूरे ग्रेड में नंबर 1 आता है और स्टडी ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। सबसे बड़ा सरप्राइज गेमिन था। उसने अपनी रैंकिंग 219वें नंबर से बढ़ाकर 209वें नंबर तक पहुंचा दी थी। एमिली उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर डीन के पास जाती है। डीन अपना वादा निभाता है और पी हान के खिलाफ डिसिप्लिनरी मीटिंग रखने के लिए तैयार हो जाता है। उधर सैनचोल पी हान की कार रोककर उसे स्कूल के रूल्स के मुताबिक पैदल अंदर आने के लिए कहता है। पी हान मजबूरी में कार से उतर जाता है, लेकिन जाते जाते वो स्टडी ग्रुप की तरफ गुस्से से देखता है। तभी ग्वान याप एमिली से मीटिंग कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करता है। उसे डर था कि एमिली अकेले पी हान की ताकत के सामने खड़ी हो रही है और उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर पता चलता है कि 1 साल पहले जिस एमवू की मौत हुई थी वो ग्वान याप की माँ थी। उसी ने पहले भी पी हान और उसके साथियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी मीटिंग करवाने की कोशिश की थी ताकि स्कूल से गलत काम खत्म किए जा सके, लेकिन उसी रात एक ब्लैक सूट पहने आदमी ने उसकी जान ले ली थी। सबको शक था कि इसके पीछे पी हान का हाथ है, लेकिन उसने खुद बचने के लिए एक बैकअप फाइटर को उस मर्डर का जिम्मेदार बना दिया था। इसीलिए ग्वान याप को डर था कि कहीं एमिली के साथ भी वही न हो जाए, लेकिन एमिली ने साफ कर दिया कि वो बुरे लोगों के सामने झुकने वाली नहीं है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, वो एमवू का अधूरा सपना जरूर पूरा करेगी। उधर पी हान अपने पिता से वादा करता है कि वो इस प्रॉब्लम को भी पहले की तरह संभाल लेगा। कुछ ही समय बाद इंटरनेट पर एक एडिटेड वीडियो फैल जाता है। इस वीडियो में स्टडी ग्रुप को चोरी और मारपीट करने वाला दिखाया जाता है। देखते ही देखते पूरे स्कूल में उनका नाम एक रोग ग्रुप की तरह फैल जाता है। वाइस प्रिंसिपल स्टडी ग्रुप के
खिलाफ डिसिप्लिनरी मीटिंग बुलाने का फैसला करता है। वो एम ली को भी जॉब से निकालना चाहता है। उसकी शर्त थी कि अगर एम ली पी हान के खिलाफ लगाए गए चार्जेस वापस ले ले तो शायद बात संभल सकती है। लेकिन एम ली अपने स्टूडेंट्स से कहती है कि उन्होंने किसी की मदद करके कोई गलती नहीं की। वो उन्हें दोष नहीं देती, बस जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती उन्हें किसी भी प्रोवोकेशन का जवाब नहीं देना है। खासकर गैमिन को तो बिल्कुल नहीं। वो खुद सब ठीक करने का भरोसा देती है। तभी स्कूल के हॉलवे में अजीब हालात बन जाते हैं। स्टूडेंट्स बिना किसी साफ वजह के एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। पी हान इस मौके का फायदा उठाकर एक रिवॉर्ड घोषित करता है। वो कहता है कि जो भी स्टूडेंट सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपनी रैंकिंग ऊपर कर लेगा उसे 10 लाख वन मिलेंगे। यहाँ तक कि सियोन का एक पुराना दोस्त भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सियोन ये देखकर दुखी और कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसके मन में सवाल आता है कि क्या वो सच में इस स्कूल को बदल सकते हैं। तभी उसके फोन पर कॉल आता है और वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ गेमिन को भी एक मैसेज मिलता है और वो सीधे एक्टिविटी रूम पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। पी हान और उसके लोगों ने पूरा रूम तहस नहस कर दिया था। स्टडी ग्रुप ने मिलकर जिस जगह को ठीक किया था उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी गई थी। गामिन गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और फाइट करने वाला होता है, लेकिन ही वॉन उसे रोक देती है। वो गेमिन से कहती है कि अभी गुस्से में कुछ करने के बजाय उन्हें सब सहना होगा। उधर सियोन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और अपने पिता को वर्कर से लड़ते हुए देखता है। उसका पिता गुस्से में सबके सामने कह रहा था कि उसका बेटा कोई रोग नहीं है। सियोन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार उसने अपने पिता को उसके बचाव में बोलते हुए सुना था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। इसीलिए वो तय करता है कि वो स्कूल छोड़ देगा और अगले दिन से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर देगा। उधर ही वन के पेरेंट्स भी उसे घर वापस ले जाते हैं और स्टडी ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स से मिलने पर रोक लगा देते हैं। ली जून को अभी तक पूरी बात पता नहीं थी। वो लगातार ग्रुप चैट में अपडेट्स मांग रहा था। गैमिन उसे रिप्लाई करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि सियोन ग्रुप चैट छोड़ चुका है। गैमिन की मॉम उसके चेहरे से समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। गैमिन बताता है कि उनका स्टडी ग्रुप टूटने वाला है। उसे शांत करने के लिए उसकी मॉम एक बात बताती है। उसने गैमिन को इसी स्कूल में पढ़ते रहने की परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि उसने देखा था कि अपने दोस्तों के साथ रहते हुए गमिन कितना खुश रहता है। ये सुनकर गमिन को अपने दोस्तों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय याद आता है। उसका हौसला वापस आ जाता है। वो अकेले एक्टिविटी रूम की सफाई करता है और फिर सियोन के साथ काम करने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। सियोन उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन गैमिन सिर्फ इतना कहता है कि वो उसके साथ कॉलेज जाना चाहता है। गैमिन की बात सुनकर सियोन का दिल बदल जाता है। वो दोबारा अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्कूल में पढ़ाई जारी रखने दी जाए। वो प्रॉमिस करता है कि 3 साल बाद वो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और अपने पिता की जिंदगी बेहतर बनाएगा। गैमिन भी उसे भरोसा दिलाता है कि एक दिन सियोन का अपना पूरा बिल्डिंग होगा। इसके बाद दोनों ही वॉन के घर पहुंचते हैं। वो उसके पेरेंट्स को समझाते हैं। सियोन के टॉप ग्रेड्स और साथ में लाई गई ब्लूबेरीज की बास्केट देखकर आखिरकार उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। फिर दोनों जी वू को कन्वीनियंस स्टोर में ढूंढ लेते हैं और उसे भी स्टडी ग्रुप में वापस ले आते हैं। जब ली जून ने सियोन को फिर से ग्रुप चैट में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन पूरा स्टडी ग्रुप वापस स्कूल पहुंचता है। अब उनका मकसद साफ था। पी हान के खिलाफ फाइनल शोडाउन के लिए सब तैयार थे। उधर एमली भी पी हान के खिलाफ लगाए गए चार्जेस वापस लेने से साफ मना कर देती है। वो चाहती थी कि डिसिप्लिनरी मीटिंग हर हाल में हो। डिटेक्टिव उसे सलाह देता है कि वो स्कूल न जाए। उसे डर था कि पी हान गुस्से में क्या कर सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एम ली पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि अगर सच सामने लाने के लिए उसे खुद बेट बनना पड़े तो वो भी करेगी। मीटिंग से एक दिन पहले वाइस प्रिंसिपल एम ली को स्कूल बुलाता है। वो उसे गैंग और स्कूल के बीच चल रहे इलीगल डील्स के बारे में बताने का फैसला करता है। डिटेक्टिव को फिर खतरा महसूस होता है और वो एम ली को वहां जाने से रोकता है, लेकिन एम ली उल्टा खुद को बेट बनाने पर अड़ जाती है ताकि वाइस प्रिंसिपल से सबूत मिल सके। दोनों की बातचीत शुरू होती है। एम ली अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वाइस प्रिंसिपल खुद साफ साफ बताता है कि स्कूल असल में पी हान का किंगडम बन चुका है। यहाँ गैंग के नए मेंबर्स को तैयार किया जाता है और इलीगल मनी को भी घुमाया जाता है। उसे एम ली की हिम्मत देखकर हैरानी होती है। तभी अचानक पूरे स्कूल की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वाइस प्रिंसिपल वहां से भाग जाता है। एम ली हॉलवे में निकलकर हालात देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पी हान और उसके 3 साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एम ली उन्हें बताती है कि पुलिस जल्द ही यहाँ पहुंचने वाली है। उसे भरोसा था कि डिटेक्टिव उसकी मदद करेगा क्योंकि उसने अपने बटन के अंदर एक छोटा रिकॉर्डर छिपा रखा था। डिटेक्टिव ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो 30 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो वो खुद उसे बचाने आएगा। लेकिन तभी डिटेक्टिव पर भी हमला हो जाता है। पी हान एम ली को डराते हुए कहता है कि एम वू की मौत सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। उसी समय स्कूल का पीए सिस्टम अचानक चालू हो जाता है और ही वॉन एक बार फिर उन बैड गाइज को गुस्से में बुरा भला कहती है। इधर अपने 4 दोस्तों के
साथ वहां पहुंच चुका था। वो लोग काफी समय से एम ली पर नजर रखे हुए थे। जब उन्हें पता चला कि एम ली वाइस प्रिंसिपल से मिलने वाली है तो उन्होंने पहले से ही एम्बुश तैयार कर लिया था। गैमिन ली जून से कहता है कि वो एम ली को वहां से निकालकर सुरक्षित रखे। पी हान से निपटने की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। जी वू और सान चोल बाकी दो लोगों का सामना करने निकलते हैं। वहीं सियोन को हैट गाय से लड़ना था। ली जून को उस गैंग मेंबर से निपटना था जिसे वो बचपन से जानता था। दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन बाद में वो पी हान का खास आदमी बन गया था। अब एम ली को किसी भी हालत में वहां से निकलना था ताकि वो अपने पास मौजूद एविडेंस पुलिस को दे सके। पहली फ्लोर से लेकर चौथी फ्लोर तक हर तरफ फाइट शुरू हो जाती है। चारों अपनी अपनी लड़ाई में फंस जाते हैं और शुरुआत में सभी पर दबाव साफ दिखाई देता है। सबसे पहले जीवू पलटकर हमला करती है लेकिन सामने मौजूद मोटे लड़के को अकेले हरा नहीं पाती। तभी सैनचोल उसके साथ जुड़ जाता है। अब मुकाबला दो लोगों का हो जाता है। दोनों मिलकर सही मौके का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे फाइट का पूरा रुख बदल देते हैं। आखिर में जी वू और सैनचोल उस लड़के को हरा देते हैं। उधर सियोन के सामने हैट गाय आ चुका था। वो लगातार गन से उस पर फायर करता रहा लेकिन सियोन किसी तरह बचता रहा। आखिरकार हैट गाय की सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब सियोन को पलटकर हमला करने का मौका मिलता है लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले उसने गेमिन की मॉम से फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी। उसे एक बात अच्छी तरह सिखाई गई थी, पहले सामने वाले के वार सहने पड़ सकते हैं लेकिन चाहे जितनी परेशानी आए कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे जैसे सामने वाला लड़का थकने लगा सियोन ने उसकी कमजोरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो लगातार उसके कमजोर हिस्सों पर वार करता रहा और आखिर में एक जोरदार अपरकट लगाकर उसे हरा दिया। दूसरी तरफ ली जून ने अपने सीने में फंसा नाइफ बाहर निकाला और तुरंत एंटी पर तेज हमला करके उसे भी नीचे गिरा दिया। अब बाकी सभी मुकाबले खत्म हो चुके थे। सिर्फ पी हान और गैमिन आमने सामने बचे थे। गैमिन को पीहान ने कई बार जमीन पर गिराया। हर बार वो उसे देखकर मजाक उड़ाता और कहता कि गैमिन कुछ भी नहीं बदल सकता, वो एमली को भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी गैमिन को पता चलता है कि एमली अभी भी खतरे में है। ये सुनते ही वो दोबारा उठ खड़ा होता है। अब वो अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। गैमिन अपने अंकल की सिखाई हुई सबसे खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से पीहान पर हमला कर देता है। आखिर में वो पी हान को हरा देता है। उधर एमली किसी तरह वहां से निकल गई थी लेकिन बाहर गैंग के कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसके हाथ में वही रिकॉर्डर था जिसमें पी हान और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ जरूरी एविडेंस मौजूद था। वो अकेली उन लोगों के बीच फंस जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी पीछे से उसे ही वॉन की आवाज सुनाई देती है। एमली पलट कर देखती है तो उसके सामने वही स्टूडेंट्स खड़े होते हैं जिन्हें उसने कभी खुद की रक्षा करने और सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया था। अब ये स्टूडेंट्स अपनी टीचर को अकेला छोड़ने वाले नहीं थे। वो सभी एमली की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं और गैंग के लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों तरफ से फाइट शुरू होने ही वाली होती है। अगले दिन आखिरकार एमली डिसिप्लिनरी मीटिंग सफलतापूर्वक करवाती है। उसके पास मौजूद रिकॉर्डिंग की वजह से पीहन की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। पीहन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, एमली की रिकॉर्डिंग से पुलिस को एम्बू की हत्या का भी सबूत मिल जाता है और पीहन को उस मर्डर के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। पीहन का साथ देने वाला वाइस प्रिंसिपल भी नहीं बच पाता, उसे भी उसके किए की सजा मिलती है। इस तरह स्कूल से गैंग का दबदबा खत्म हो जाता है और एमली एम्बू का सपना पूरा कर देती है। अब वो स्कूल धीरे धीरे एक नॉर्मल और सही स्कूल में बदल जाता है जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई का मौका मिल सके। उधर हायन वू को अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करने की वजह से जल्दी रिलीज कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी बहन जी वू से दोबारा मिलता है और दोनों के बीच का रिश्ता भी ठीक हो जाता है। लेकिन स्टडी ग्रुप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उनके सामने फाइनल एग्जाम्स थे, यानी आगे एक और बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। और दोस्तों, यहीं पर स्टडी ग्रुप सीजन 1 की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन गेमन और उसके दोस्तों की ये जर्नी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने मिलकर ये साबित
कर दिया कि अगर इंसान हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करता रहे तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब आगे फाइनल एग्जाम्स में क्या होता है और इस स्टडी ग्रुप के सामने कौन सी नई मुश्किलें आने वाली हैं, ये तो हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही मूवीज और सीरीज की पूरी कहानी आसान भाषा में सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखने के लिए धन्यवाद।